जर्नी के बारे में हमें बताइए। मैं एसोटेक में था, फिर उसके बाद मुझे डीएलएफ से अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे टाइम पे न्यू टाउन हाइट्स लॉन्च हुआ था। विद इन 2 आवर्स हमने 4000 चेक कलेक्ट करे थे उस समय। डीएलएफ की अगर मैं बात करता हूँ, वो शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं। एक है कि आपका घर बहुत अच्छा है, लेकिन सड़कें टूटी पानी में तैरते हुए पहुंच रहे हो, वो चाहिए तो उसकी कॉस्ट अलग है। नहीं ऑफकोर्स यार, डीएलएफ ने गुड़गांव को बताया है। मेरे को हमेशा लगता है कि यार कई बार अच्छे डेवलपर ने भी बुरे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और बहुत एवरेज डेवलपर ने भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। तो हमें ना डेवलपर के साथ साथ प्रोडक्ट पे भी बहुत स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरा इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है। आपके हिसाब से टॉप डेवलपर कौन है? मेरे हिसाब से मार्केट में आपने क्या ऐसा गैप देखा जो आप वहाँ फिल करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने वो बताया ना कि टीयर 3 सिटीज में क्या पीपल हैव द मनी बट दे डोंट हैव द लाइफस्टाइल। अभी लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सीधा टीयर 2 पे जाना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? जिसका बजट कम है उसको तो टीयर 2 टीयर 3 में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऑफकोर्स अगर आप एंड यूजर है तो गुड़गांव में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो गुड़गांव में जैसे अब डेवलपर लोग अच्छे अच्छे पेमेंट प्लान लाने लग गए हैं। क्रिसूमी का एक पेमेंट प्लान आया है, क्रिसूमी जैसे डेवलपर का, जहाँ पर आप 25% तो 50% सीधा एप्लीकेशन ऑफ ओसी पे देना है आपको। अभी डेवलपर क्यों लेके आ रहे हैं इतना अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये कि जैसे ड्यू टू दिस वॉर जो पिछले 3-4 साल से चल रही है, इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। नोबडी वांट्स टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट सोनल और आज हम कुछ ऐसे इनसाइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ हेडलाइंस ही नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी है। आज हम सिर्फ गुड़गांव का रियल एस्टेट ही नहीं बल्कि पैन इंडिया रियल एस्टेट एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं इस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए मिस्टर नितिन श्रीवास्तव, डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ ग्रीनलैंड कंपनी, और हमारे अपने रितेश अग्रवाल। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस सब बढ़िया जी। तो मतलब 21 साल का आपका ये सॉलिड एक्सपीरियंस और टॉप डेवलपर्स के साथ आपने काम किया है, तो अपने कुछ इस जर्नी के बारे में हमें बताइए प्लीज। 2005 में आई कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री लखनऊ। ओके। आफ्टर दैट आई केम इनटू दिल्ली। तो यहाँ पर आके देखा मैंने कि रियल एस्टेट का जो क्रेज है ना वो नेक्स्ट लेवल है। 2005 के आसपास की बात है। मतलब जो न्यूज़पेपर उस समय आते थे उसमें जो सप्लीमेंट होता था प्रॉपर्टी का वो न्यूज़पेपर से ज़्यादा होता था। तो इसने मुझे थोड़ा फैसिनेटेड किया रियल एस्टेट ने। तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों को और मोटिवेट किया कि तुम रियल एस्टेट में आ जाओ, कि यार कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या डाबर कहाँ दुकानों पे धक्के खा रहे हो। तो मैंने उनको रियल एस्टेट में इस तरीके से ले आया। तो आई स्पेंड गुड 3.5 ईयर इन नोएडा एंड इंदिरापुरम मार्केट जब मैं एसोटेक में था। फिर उसके बाद मुझे डीएलएफ से अपॉर्चुनिटी मिली। डीएलएफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। तो मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो आई लैंडेड इन गुड़गांव 2007 और तब से मैं अभी तक गुड़गांव में ही हूँ। गुड़गांव डीएलएफ में 1 साल काम किया। मेरे टाइम पे न्यू टाउन हाइट्स लॉन्च हुआ था सेक्टर 91, 90 और 89 सेक्टर में। उसकी मैंने एक सक्सेस देखी। विद इन 2 आवर्स हमने 4000 चेक कलेक्ट करे थे उस समय। बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। हमारा ऑफिस होता था डीएलएफ संसद मार्ग में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। तो बाहर पार्क होटल है अपोजिट उसके। तो वहाँ पर पूरा मतलब 500-550 लोग 5 बजे से ही खड़े थे सुबह के। आफ्टर डीएलएफ आई मूव्ड इन बीपीडीपी। बीपीडीपी वाज द इमर्जिंग डेवलपर दैट टाइम। तो मैं एमस्टोरिया देखता था, 102 वाला प्रोजेक्ट इनका, 102 सेक्टर्स वाला। स्पेंड 4.5 ईयर। तो आदमी फिर सोचता ना, तो ग्रोथ है ना, अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको। देन आई मूव्ड इन अ होमस्टे। एक नया ब्रांड आया था विच इज ट्रूली इन लग्जरी सेगमेंट। तो उनके ब्रांडेड रेजिडेंसेस थे। मैंने वहाँ पर 3-3.5 साल काम किया, बट समहाउ चीज़ें मेटलाइज नहीं हो पाई वहाँ पर, तो प्रोजेक्ट स्टक हो गए। तो उसके बाद आई मूव्ड इन सुपरटेक, स्पेंड 1.5 ईयर इन सुपरटेक। आई वाज अ हेड ऑफ सेक्टर 68 अरबाना 5 डिस्क को कहते थे, उस प्रोजेक्ट को मैं हेड करता था। देन आई मूव्ड इन सेंट्रल पार्क, स्पेंड सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में। मैंने तब वहाँ पर सीखा व्हाट एग्जैक्टली लग्जरी, हाउ यू हैंडल लग्जरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ लग्जरी इन हॉस्पिटैलिटी इन सेंट्रल पार्क। तो मुझे फिर एम्बियंस में एज अ HOD की अपॉर्चुनिटी मिली। तो देन आई मूव्ड इन एम्बियंस। तो गुड़गांव में जो क्रिएशंस प्रोजेक्ट है सेक्टर 22, वो मैंने काफ़ी अच्छा मतलब सेल करा। 4 साल काम करने के बाद देन आई मूव इन बीपीडीपी अगेन। मैंने फरीदाबाद, क्योंकि बीपीडीपी फिर से इमर्जिंग बन गया था। तो बीपीडीपी का लैंड बैंक बहुत था, फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर पुराना कनेक्ट भी था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द गोल्डन एरा ऑल्सो, जो 2008 to 12 था उनका। तो फिर वहाँ चला गया। वहाँ पर मेरे 2-2.5 साल काफ़ी अच्छे गए। मैंने 1 साल फरीदाबाद देखा, 1.25 साल के आसपास आई स्पेंड इन गुड़गांव। फिर मिस्टर चावला जो स्पेस ग्रुप है, उनमें से चावला जी ने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन खोली, द रियल एस्टेट वेंचर ऑफ चावला। देन एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे नए ब्रांड को एस्टैब्लिश करने की, उसके साथ काम करने की। गोल्फ कोर्स रोड पर प्रोजेक्ट है वो, सेक्टर 56। देन आई मूव्ड इन ट्रैवल
वो। तो फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा, गुड टाइम, गुड अपॉर्चुनिटी मिली, सब कुछ अच्छा रहा वहाँ पर। फिर ये ग्रीनलैंड की अपॉर्चुनिटी आ गई, तो मतलब आई मेट मिस्टर साहिल मंगला, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, RBNL। तो बिग FM इनका पेरेंट ब्रांड, मतलब मेन ब्रांड है 92.7। इंडिया में अगर आप रीच की बात करते हैं तो 67 ऑफिसेज हैं, 1.5 लाख से ऊपर गाँव के अंदर इनकी रीच है, मोर देन 6000 एम्प्लॉइज हैं। तो मतलब इनका स्केल काफ़ी बड़ा लगा। फिर मुझे लगा कि एक मीडिया लाइन की कंपनी हु वांट्स टू कम इनटू रियल एस्टेट, तो दिस इज अपॉर्चुनिटी। जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड हो रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि Tier 2 3 सिटी इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट ROI। आप क्योंकि रियल एस्टेट ना ऑल ओवर द अपॉर्चुनिटी। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2005, तब 400% की ROI थी। डेवलपर 100 रुपये लगा के 400 रुपये कमाते थे। अब डेवलपर 100 रुपये लगा के 30, 35, 40 रुपये कमा पाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मेट्रोज में ना धीरे धीरे कम होती चली गई। रीजन बिंग ड्यू टू एक्सेसिव कंपटीशन मार्केट के अंदर, और पूरा का पूरा लोड अगर आप देखो तो मेट्रोज पे ही आ गया है ड्यू टू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। बट पास्ट 10 ईयर्स या 12 ईयर्स की अगर मैं बात करता हूँ, जब से कनेक्टिविटी बनी है ना, तो उन लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि 1 घंटे में, चलो अगर 1 घंटा आप 100 किलोमीटर कवर कर रहे हो ड्यू टू एक्सप्रेस वे और माइट बी मेट्रो, रेलवे, किसी कारण, तो आदमी सोचता चलो यार वहाँ पर मैं सस्ता घर ले लेता हूँ, तो लोगों की रीच में पहुंचता। तो वो जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रीच है ना, दैट इज अ Tier 2 Tier 3 सिटीज। आपने बताया आपने मल्टीपल बिल्डर्स के साथ काम किया, तो अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपके हिसाब से टॉप डेवलपर कौन रहा? मेरे हिसाब से डेवलपर तो सारे ठीक होते हैं, हाँ। वक्त खराब होता है डेवलपर का। अगर मैं लग्जरी की बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से द सेंट्रल पार्क इज अनडिस्प्यूटेड, उसको मैं नंबर 1 दूंगा। कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने लग्जरी के आयाम बदले हैं गुड़गांव के अंदर, NCR मार्केट के अंदर। DLF की अगर मैं बात करता हूँ तो दे आर इन लग्जरी एज वेल एज द नॉर्मल अपार्टमेंट सेगमेंट ऑल्सो। जो अगर आप 15-16 हज़ार 20 हज़ार की चीज़ भी उन्होंने बेची हुई है। गुड़गांव के आज की मार्केट देखते हुए नॉर्मल है 15,000-16,000 रुपए का सामान, लेकिन वो मोरलेस वो डेवलपर्स बेसिकली इंफ्रा प्लस कंस्ट्रक्शन बेस्ड डेवलपर है। मतलब दे डेवलप इंफ्रा ऑल्सो, वो शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं, तो बेटर है। हाँ, तो उनका ग्रेड नेक्स्ट लेवल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन तो करती हैं अपनी, तो शहर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। बाहर भी बिल्कुल, जैसे गोल्फ कोर्स रोड हो गया उन्होंने दिया, अल्टीमा प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पे भी उन्होंने सेक्टर सोर्स वगैरह डेवलप करी, या अभी इनका आर्बर आया है, वहाँ पे भी उन्होंने रोड्स बनाई। जो इकोसिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो दैट्स व्हाई दे चार्ज। भाई अगर आपको इकोसिस्टम चाहिए, एक है कि आपका घर बहुत अच्छा है लेकिन सड़कें टूटी पानी में तैरते हुए आप पहुंच रहे हो, वो चाहिए तो उसकी कॉस्ट अलग है। ठीक, आपको घर जाने तो आपको रास्ता भी खूबसूरत चाहिए, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है। तो इसलिए डेवलपर DLF की मैं बात करता हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट लीग है, गुड़गांव में बसाने वाले भैया मुझे लगता है, तो वो डिफरेंट। तो ये दो मेरे हिसाब से दैट्स अनडिस्प्यूटेड, और इसके अलावा तो बाकी सब। आप क्या बोले? नहीं ऑफ कोर्स यार, DLF ने गुड़गांव को बसाया है, DLF कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी मेरे को हमेशा लगता है कि यार कई बार अच्छे डेवलपर ने भी बुरे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और बहुत एवरेज डेवलपर ने भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। तो हमें ना डेवलपर के साथ साथ प्रोडक्ट पे भी बहुत स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरा इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत सारे B ग्रेड डेवलपर ने A ग्रेड प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं और बहुत सारे A ग्रेड डेवलपर ने C ग्रेड से भी ज़्यादा गंदे प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप गुड़गांव के बाहर प्रोजेक्ट देख रहे हो, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा माइक्रो मार्केट है जो आपको लगता है जहाँ एक्चुअल डिमांड है, जहाँ बज नहीं है? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या है। अगर आप पूरे इंडिया का सिनेरियो देखोगे, जो हमारी अर्बनाइजेशन है इंडिया के अंदर, दैट इज 35%, है ना। अभी मतलब इतनी डेवलपमेंट होने के बाद पिछले 10 साल 12 साल के अंदर 35% है, जिसको गवर्नमेंट 2030 तक टारगेट कर रही है 40%। तो अगर मैं 5% की कैलकुलेशन गवर्नमेंट की मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर हम उसको मेट्रो से नियर बाई कनेक्ट कर सकते हैं, तो 5% अर्बनाइजेशन और हो जाएगी, विच इज़ अराउंड 6 to 7 CR पीपल जो अर्बनाइजेशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं रफली। तो 7 करोड़ लोग अगले 5 साल के अंदर अर्बनाइजेशन में आने वाले हैं। तो ये एज अ डेवलपर, एज अ कस्टमर आपके पास अपॉर्चुनिटी है Tier 2 3, जैसे रोहतक हो गया। Tier 2 और Tier 3 में थोड़ा डिफरेंस क्या है, ये आप व्यूअर्स को समझाइए। देखिए मेरे हिसाब से जितना मैं Tier 2 को जानता हूँ, Tier 2 सिटीज विच इज क्लोज टू मेट्रो बाय लेस देन 100 किलोमीटर्स, और जहाँ 100 किलोमीटर से ऊपर 125-150 किलोमीटर की रेंज में प्रोडक्ट मतलब शहर पहुंच जाता है, वो आपका Tier 3 सिटीज में आता है। सोनीपत पानीपत इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। अगर आप देखो मतलब वहाँ पर आज से साल भर पहले अगर 8 करोड़ रुपए एकड़ जमीन थी तो 16 करोड़ रुपए एकड़ भी जमीन नहीं मिलती है। तो मतलब 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट आपकी लैंड कॉस्ट डबल हो गई है। किसी डेवलपर ने अगर लैंड लेके भी रखी है
और प्रोजेक्ट नहीं लाया तो वो प्रोजेक्ट के डबल कॉस्ट पर है। तो सोनीपत पानीपत ट्रेंडिंग है आज के टाइम में, रीजन में क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू गुड़गांव, यूईआर बन चुका है। यूईआर से आज आपको मैं बताऊं, आई स्टे इन एक्सप्रेसवे, मेरे को सोनीपत पहुंचने में 1 घंटा 3 मिनट लगता है अपने घर से, और मुझे यहाँ आने में 45 मिनट्स लग गए। तो बेटर है ना। और जबकि वो है करीब 100 किलोमीटर के आसपास, वो 100 किलोमीटर के आसपास है। और हमारे ऑफिस में संदीप रोहतक से रोज आता जाता है, वो 100 किलोमीटर है, ये मेरे लिए 17 किलोमीटर है घर से, 17-18 किलोमीटर। तो आप समझ, और फिर इसमें मेंटल हरासमेंट भी ना आपको ट्रैफिक के अंदर। जब टीयर 2 में एग्जॉस्ट होने लगती हैं, क्योंकि टीयर 2 जब एग्जॉस्ट होगा देन पीपल विल मूव इन टीयर 3 सिटीज़। तो 3 सिटीज़ का बेनिफिट क्या है कि वो आज की इन्वेस्टमेंट, आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके आने वाले 10 साल की इन्वेस्टमेंट है। मतलब अभी तो अंडर डेवलप, जैसे मेरी बात करो, मैं अगर टीयर 3 में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, दैट्स नॉट इन्वेस्टमेंट फॉर मी, दैट्स फॉर माई किड। कि भाई 10 साल बाद मेरा बच्चे को एक वो कहेगा मेरे पिताजी ने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी। जैसे लोग गुड़गांव के लिए बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने यहाँ पर खरीद के दिया था मुझे, या द्वारका में लोग बोलते हैं कि 20 साल पहले मेरे फादर ने एक इन्वेस्टमेंट करी थी, आज वो करोड़ों की हो गई है। तो अगर आपको फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू कैन गो इन टीयर 3 सिटीज़। टीयर 2 आज की इन्वेस्टमेंट है, और ये तो अब लिवेबल कंडीशन है मेट्रोज के अंदर। आप रिटर्न्स की उम्मीद ना करें कस्टमर, आप प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात करें, वो आपको मेट्रो में मिल सकती है। तो लेकिन आप इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो 7-8% का बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं पीछे 2 साल की लग्जरी बजट देखता हूँ तो 12 से 18% से ज़्यादा किसी ने रिटर्न दिया नहीं है। 2 साल में तो दिया नहीं, इससे पहले दिया। 2 साल से पहले मतलब दिया होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन टीयर 2 सिटीज़ में आपको 50-50, 40% की ROI मिली है। तो अगर इफ़ यू आर इन्वेस्टर गो इन टीयर 2 सिटीज़, इफ़ यू आर एंड यूज़र, तो अगर आप रहने के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो और आप पे पैसा है तो यू कैन इन्वेस्ट। और अगर आप ROI की बात कर रहे हो तो कम कॉस्ट में आप बेटर रिटर्न अर्न कर सकते हो टीयर 2 सिटीज़ के अंदर। और 3 तो खैर है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग, एटलीस्ट 3 से 4 साल का लॉन्ग होराइजन देना पड़ेगा टीयर 3 के अंदर, जो हमारी रिसर्च है, जो मुझे लगता है। तो आज से 5 से 10 साल के बाद फ्यूचर हॉटस्पॉट आप किसको बोलेंगे? अयोध्या बन रहा है फ्यूचर हॉटस्पॉट, अगर आप बात करते हो। आज के टाइम में तो जिस हिसाब से US की पॉलिसी है, UK की पॉलिसी चल रही है, उस हिसाब से तो NRI इन्वेस्टेड इन अयोध्या मार्केट। क्योंकि देखो अब NRI 5 साल बाद आना चाहता है, वो चाहता है मैं A2 में खरीदना चाहता हूँ, तो आज यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो खरीद ले तो वो रिटर्न पे बेचेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी आंखों के सामने रहे, पता नहीं है मैंने पैसे लगाए मेरी आंखों के सामने। लोग वृंदावन तक नहीं जाते इन्वेस्टमेंट करने की, यार कौन चक्कर काटेगा वहाँ पर, सस्ती चीज़ मिल रही है, मैं 2 प्लॉट की जगह 1 प्लॉट गुड़गांव में ही ले लेता हूँ या नोएडा में ले लेता हूँ। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मेरे हिसाब से जो अभी बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, कम कॉस्ट लेकर उतरना चाहते हैं, दे कैन प्लान टीयर 3 एंड टीयर 2 सिटीज़। जो खेले के लिए इन्वेस्टर्स हैं उनको तो आप ज्ञान दे ही नहीं सकते, दे आर बहुत ज्ञानी है वो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कैस्केडिंग इफेक्ट तो रहता ही है ना। आज जैसे गुड़गांव का प्राइस बढ़ा तो कैस्केडिंग इफेक्ट है। जैसे आप कनेक्टिविटी की बात करें, जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल संदीप कैन इजीली कम फ्रॉम रोहतक, एक बहुत अच्छा पॉइंट है यार, आज उसके लिए फ़ायदा है, वो पूरे की पूरी फैमिली में सेट, वही उसने प्लॉट ले लिया, उसकी कोठी बन रही है, मेरे से ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल तो वो जिएगा। उसके बच्चे देखो वहाँ पर गुड़गांव में वो उसके बच्चे 10 टाइम्स ज़्यादा फीस में पढ़ते हैं। अभी मैं आज ही शायद न्यूज़ देख रहा था, कल न्यूज़ देख रहा था कि दिल्ली से पानीपत के लिए आपकी रैपिड मेट्रो बन रही है, पास हो चुकी है। तो अब पानीपत कितना मेट्रो से भी कनेक्टिविटी मुश्किल से 45 मिनट्स के अंदर आप दिल्ली बहादुरगढ़ की भी कनेक्टिविटी बहुत पीपल विल प्रेफर ना, जिनकी सिटिंग जॉब है, मैं सेल्स की जॉब नहीं कहता, जिनकी सिटिंग जॉब है, 10 to 6 जॉब करते हैं, जो वर्किंग कपल है, यार वहाँ पे कोठी में रहो 45 मिनट्स तो आपको गुड़गांव में ट्रैवल में लग जाता है। सेक्टर 70 से 65 आने में 40 मिनट्स। यार मेरठ वाला, आप सिंपल सी बात समझो, मेरठ से अगर किसी को रोज़ दिल्ली आना ना जॉब करने के लिए, आई थिंक मैं किसी को जानता हूँ जो मेरठ से रोज़ आता है नोएडा जॉब करने। हाँ मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरठ से रेगुलर अप डाउन करता है नोएडा के लिए, 1 घंटा 10 मिनट लगता है उसको, रोज आता है और जाता है, और वो पता क्या बोलता है, के साथ रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, वहाँ पर उसकी कोठी है, कहता है यहाँ पे जितने का रेंट है उससे कम में मेरा पेट्रोल में काम हो जाता है। नहीं वो तो RTS से आ रहा है। हाँ वो नहीं अरे वो तो उस सेल्स में है, बट ही प्रेफर 1 घंटा लगता है पहुंचने में। वो तो क्या कहता है, उसने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी ऑफिस में, उसके दिल्ली में ऑफिस है CP में, वो वहाँ से मतलब कनेक्टिविटीज मैटर। और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है ना, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कनेक्टिविटी पे तो हमारी मोदी जी कमाल कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल इन कनेक्टिविटी, मतलब ये तो यूपी तो मुझे लगता है चमका दिया एकदम ना यार। आजकल तो हमारे यूपी में काफी चक्कर लग रहे हैं, लखनऊ तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए अब हम आते हैं ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड ने काफी मार्केट में बज़ क्रिएट करा जी।
तो क्या इंसेप्शन रहा आपका लैंड? सी एक्चुअली साहिल जी, जैसे मैंने बताया, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, उनसे मुलाकात हुई किसी रेफरेंस के थ्रू। तो मतलब रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, एवरीबडी प्रेफर रियल एस्टेट, तो हम रियल एस्टेट से थे दे। और रियल एस्टेट में अधिकतर क्या होता है, जब भी मार्केट स्लो डाउन होता है ना, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके पास एक अपना कुछ सेटअप है। रियल एस्टेट इज अ डाइवर्सिफाई बिजनेस उनके लिए, इट्स नॉट अ कोर बिजनेस। तो डाइवर्सिफाई में क्या होता है कि आपको कभी ये चैलेंज नहीं आएगा कि यार मेरा ब्रेड एंड बटर ही रियल एस्टेट है, तो मैं इसको चलाऊं कैसे, क्योंकि कोर बिजनेस इज समथिंग एल्स, मीडिया है। अब तो ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, जैसे तो बड़ी सारी उनसे मुलाकात हुई, देन उनको अच्छा लगा, मुझे उनसे, हमें उनको मिलके अच्छा लगा, तो देन वी डिसाइडेड टू मूव। तो फिर प्लान करा कि कहाँ जाएं, तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया, Tier 2 Tier 3 सिटीज़, तो ये हमें लगा। मेट्रोज भी हम करेंगे, लेकिन मेट्रोज में क्या ना, इन्वेस्टमेंट बहुत है। आज अगर आप जमीन खरीदने जाओ तो 1 एकड़ के लिए करीब यू हैव टू स्पेंड 60 to 70 CR, और 60 से 70 करोड़ रुपए में Tier 2 सिटीज़ में आपके पास 30-35 एकड़ जमीन आती है, और आप ROI से बेटर निकालते हो। तो एज अ बिजनेसमैन और एज अ सेल्स पर्सन अगर मैं कॉल लूँगा तो मेरे लिए तो Tier 2 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस नीड अ मनी, और उन लोगों को भी लाइफस्टाइल चाहिए। पैसा के टाइम में हर जगह है। मतलब अगर जैसे मैं बहराइच सिटी की बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से दैट्स अ टॉप 3 मतलब रिचेस्ट पर्सन होंगे यूपी के, बहराइच में जो रहते होंगे। ओके, हाँ, इट्स अ वेरी बिग, मतलब स्मॉल सिटी, बट द पीपल आर वेरी रिच, बट दे डोंट हैव कि BMW मर्सिडीज है, उसको घर के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि रोड इनकी 6 मीटर 7 मीटर की हैं। वो उन्होंने विला कोठियाँ लखनऊ में खरीद रखी हैं, वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ पाके वीकेंड्स पे वहाँ जाते हैं, है ना। तो यार हम वहाँ पर उनको लाइफस्टाइल दे रहे हैं, 12 मीटर 14 मीटर 16 मीटर 18 मीटर 24 मीटर की रोड दे रहे हैं, गेटेड कम्युनिटी। तो बस ये था कि एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है, और वहाँ पे कोई रेरा कंप्लाइंस प्रोजेक्ट नहीं था। दिस इज द फर्स्ट रेरा प्रोजेक्ट। और प्लॉटिंग वहाँ पर कच्ची कॉलोनियाँ ज़्यादा कटती हैं छोटे शहरों में, आपको पता ही है। तो एक पहला गवर्नमेंट अप्रूव्ड टाउनशिप है विथ ग्रेट एमिनिटीज़। हमने मतलब जो मेट्रोज की एमिनिटीज़ है वहाँ प्लान करी हुई हैं, तो पीपल लव इट, लोगों को मज़ा आ रहा है। मतलब 80,000 स्क्वायर फीट में क्लब है, हाफ ओलंपिक साइज पूल है, जिम्नेजियम है, बैंक्वेट है। उनके लिए एक मतलब ये चीज़ उन्होंने देखी हुई है, उन्होंने देखी, बट उन्होंने दूसरे शहरों में देखी है। अब वो अपने शहर में चाहते हैं ये करना, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमें लगता है कि Tier 3 और Tier 2 सिटीज़ ना आपको एज अ डेवलपर भी माइलेज देता है अर्न करने का, और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आप स्केल भी आप अच्छा कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पर 3-4 एकड़ में सोच रहे हो, उस कॉस्ट में आप वहाँ पर 20-25 एकड़ में प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हो। तो वहाँ आपके पास इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। NCR मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द NCR, तो जो NCR मार्केट है ना, वो अभी उतना मैच्योर नहीं है कि Tier 3 सिटीज़ को सोच सके। शायद आने वाले 1-8 साल के अंदर 2-3, जैसे अगर कोई बड़े डेवलपर जैसे DLF सेंट्रल पार्क जैसे Tier 3 में पहुंच जाएंगे, तो मार्केट बाय डिफॉल्ट मैच्योर हो जाएगा कि हाँ यार वो सेक्टर भी पैसे लगाने वाली हैं। लेकिन तब Tier 3 सिटीज़ के लिए Tier 2 हो जाएंगे जब बड़े डेवलपर पहुंच जाएंगे। तो मार्केट में आपने क्या ऐसा गैप देखा जो आप वहाँ फिल करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि Tier 3 सिटीज़ में क्या है, पीपल हैव द मनी बट दे डोंट हैव द लाइफस्टाइल। तो आप उनकी लाइफस्टाइल जो हमारे लिए कॉमन है आज, वो उनके लिए लग्जरी है। मतलब आपके लिए सिक्योरिटी इज अ कॉमन, बूम बैरियर इज अ कॉमन, क्लब इज अ कॉमन। आज कोई क्लब की बात थोड़ा ना करता है, ग्रुप हाउसिंग करने आता है, या स्विमिंग पूल की बात थोड़ा ना करता है। वो और व्हाट नेक्स्ट, जब आप कुछ एड ऑन फीचर्स देते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है। व्हेन आई एम प्लानिंग टू गिव 80,000 स्क्वायर फीट क्लब एरिया, और माइट बी 1500 मीटर और 1800 मीटर 24 मीटर रोड्स, सिक्योरिटी विद 70-50 के आसपास गार्ड्स लगेंगे 72 एकड़ के अंदर, आपको पावर बैकअप्स दे रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट दे रहा हूँ, मतलब ये सारी जो बेसिक होती है यहाँ पर। बट उसकी एक कॉस्ट है, चाहे मैं गुड़गांव बनाऊँ, चाहे मैं किसी आसाम के कोने में गाँव में जाके बनाऊँ, सीमेंट मिट्टी सरिया सबकी कॉस्ट बराबर है। इनफैक्ट शायद ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ी बढ़ती है। यहाँ पे तो नियर बाई यू विल गेट एवरीथिंग, ट्रेन भी है, बस भी है, ट्रक भी है, पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अप्रोच में टाइम लगता है, पहुँचने में ट्रांसपोर्टेशन लगता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो जो शायद यहाँ पर 700 रुपये स्क्वायर फीट पड़ती है या 700 रुपये स्क्वायर यार्ड पड़ती है डेवलपर को, वो वहाँ पर 750-800 रुपये हो जाती है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एंड ऑफ द डे बीइंग अ डेवलपर, वो कॉस्ट तो प्राइस में ही एड ऑन होती है। तो जो वहाँ पर नॉर्मल कच्ची कॉलोनियाँ हैं जो 2-2.5 हज़ार में बिक रही है, 3,000 में बिक रही है, बट ऑब्वियसली वी हैव टू इंप्रूव। आप क्लियर कर देना 3,000 का मतलब यूपी में बेसिकली स्क्वायर फीट में माल बिकता है, प्लॉट्स भी स्क्वायर फीट में बिकते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर फीट, क्योंकि वो वहाँ पे स्क्वायर फीट में बिकता है। तो मतलब 1800 स्क्वायर फीट हो गया, 3200 स्क्वायर फीट, ये भी हमारे पास 2 साइजेस है वहाँ पर प्लॉट। तो ये एक्चुअली में ये थोड़ा सा आपको इसलिए थोड़ा मतलब गाँव में टाउनशिप है ये 72 एकड़ की टाउनशिप है। इसमें करीब 800 के आसपास प्लॉटिंग डेवलपमेंट आएगी। अभी फर्स्ट फेज में हमारे पास 15 एकड़ का रेरा है, जिसमें 200 के आसपास प्लॉट है। वी हैव जस्ट
80-82 प्लॉट्स लेफ्ट, रेस्ट वी सोल्ड। फेज 2 का हम अभी रेरा अप्लाई करने वाले हैं, तो आप ये मान लो कि अगले 2 से 4 महीने के अंदर रेरा आ जाना चाहिए। तो आप प्लॉट्स दे रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन नहीं, अभी से प्लॉटिंग डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के लिए ग्रुप हाउसिंग का भी वहाँ पर हमारे पास लैंड है और कमर्शियल का भी है, वो भी हम बाय द टाइम धीरे धीरे करेंगे। फर्स्ट वी आर प्लानिंग की फर्स्ट फेज को हैंड ओवर करते हैं। इन दिनों हम टियर 2 टियर 3 सिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो क्या वही रिटर्न वही टियर 2 और टियर 3 भी देगा एज कम्पेयर टू जो टियर 1 दे रहे हैं हमें? आने वाले टाइम में तो बिल्कुल वैसे ही रिटर्न आने चाहिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में। रीज़न बीइंग कि इन्वेस्टमेंट आपकी कम है, रिटर्न ज़्यादा है, क्योंकि अब वहाँ के लोग भी लाइफस्टाइल को लेकर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चे या तो मेट्रोज में आके पढ़ चुके हैं या जॉब्स कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है जो लाइफ हम जी रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स भी जिए। तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और आज के डेट में सब चीज़ आ ही रही है, अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, सारे मॉल्स टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आ रहे हैं, और कई टियर 2 टियर 3 सिटीज़ अच्छे सेटेलाइट टाउन्स बन गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहतक है, हमारे ऑफिस में संदीप रोहतक से आते हैं। जैसे मान लो कि मैं आई स्टे इन अपार्टमेंट और मेरे को कोठी में रहने का मन है, मैंने अपना अपार्टमेंट बेचा, मेरे को एक्स अमाउंट मिला और एक्स पे मुझे वहाँ पर प्लॉट मिल गया सोनीपत के अंदर, ठीक है। 3-3.5 करोड़ का अगर फ्लैट आप बेचते हो तो वहाँ पर 3-3.5 करोड़ का कोठी बना सकते हो एक प्लॉट लेकर। लेकिन मेरी लाइफस्टाइल तो गुड़गांव के हिसाब से है, तो अब मैं ऐसा तो नहीं है कि जब मुझे मूवी देखनी है तो मैं सोनीपत से गाड़ी उठाऊंगा, 1 किलोमीटर गाड़ी चला कर आऊंगा, 1 घंटा गाड़ी चला के आऊंगा, नहीं, मैं जाऊँगा शॉर्ट्स में निकलूँ, स्लीपर्स में निकलूँ और बगल में चले आऊँ। तो आई एम लुकिंग फॉर अ मॉल, मल्टीप्लेक्स मॉल की डिमांड आ रही है। इस तरीके से धीरे धीरे इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो जब वहाँ पे पैसा एग्जॉस्ट हो जाएगा, जब वहाँ पर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मेट्रोज के आसपास आ जाएंगी कि मेट्रो से सिर्फ उतना ही गैप रह जाएगा जितना सिर्फ ऑफिस स्पेस का गैप है, कि चलो भैया वहाँ पर नौकरी कर रहा है, इतनी तो कॉस्ट बढ़ी रहेगी। फिर टियर 3 सिटीज़ का प्लान होगा। तो टियर 3 सिटीज़ मेरे हिसाब से 5 से 7 साल में बेटर रिटर्न देंगी, और टियर 2 2 से 3 साल के अंदर यू विल गेट द हैंडसम रिटर्न। और मेट्रोज में तो खैर ये कि आज आप एंट्री करते हो अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में मेट्रोज में जो ROI है वो प्रोडक्ट के मेरिट पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या बन रहा है, उसके मेरिट पर। अदरवाइज यहाँ पर हर दूसरा प्रोजेक्ट अच्छा है, जो लॉन्च होता है ना 10 दिन बाद पहले वाले से बेटर होता है, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो मतलब प्रोडक्ट के मेरिट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रोडक्ट है, एंड में कैसी डिलीवरी हो रही है, तब आप मेट्रो से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कोई ये सोचे कि जी मैं 10% देकर डबल करके निकल जाऊंगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बंदा ये सोच के रखे कि मुझे 60, 70, 80% सुपर स्ट्रक्चर तक पेमेंट देनी पड़ेगी तो रिटर्न। तो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 4 करोड़ रुपए लग गए 3 साल के अंदर, लेकिन 4 करोड़ अगर आपने टियर 2 या 3 में लगाए होते ना, तो यू कांट इमेजिन कि आपका रिटर्न्स क्या होता। दैट्स अ फैक्ट। आज भी लोगों का माइंडसेट नहीं है टियर 2 में जाके रहने का, अभी भी लोग चाहते हैं कि अब मेट्रो सिटीज में ही रहे, बिकॉज मैं आपको बताता हूं अपॉर्चुनिटी यही या रहने के साथ इन्वेस्टमेंट का भी एक माइंडसेट लोगों का भी फिलहाल नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलो रहना नहीं है, आज जिसको 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए पड़े हैं यार टियर 2 में, अभी इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ क्या होता है। यार 2005 में व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर ना, तो जब इंद्रपुरम में बेचता था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे, तो इंद्रपुरम का क्रेज इसलिए आया था ईस्ट दिल्ली का, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम आने वाले थे इंडिया में। शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट होती थी उस समय, तो हम सब एज अ सेल्समैन कॉमनवेल्थ पिच करते थे कि NH एक डबल लेन हो जाएगी, कॉमनवेल्थ हो जाएगा, निजामुद्दीन आपका 20 मिनट की ड्राइव होगी, ये सब बेचते थे। तो जो लोग आते थे, जैसे अलीगढ़ से आ रहे हैं, कहीं हाथरस से आ रहे हैं, क्योंकि जो आपकी वेस्ट यूपी की बेल्ट है, दे प्रेफर गाजियाबाद, इंद्रापुरम, बेसिकली नॉट गाजियाबाद, इंद्रापुरम योर नोएडा, कि हम अपने यहाँ पर घर लेते हैं, हमारे बच्चे के लिए एक सेफ जोन रहेगी, क्योंकि उस समय तो यूपी को तो क्राइम का दर्जा मिला था, मानते थे वैसा। आज यूपी वैसा नहीं, तो लोगों को लगता था ये सेफेस्ट सिटीज हैं। तब भी हमें लोगों को समझाना पड़ता था, लोग कहते हैं 20 लाख 25 लाख रुपए हम फ्लैट में लगा देना, छत हमारी है ना जमीन हमारा है। तो लोग एजुकेट करते करते डेवलपर्स ने एड्स निकालना, PR करना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आना कि वाई फ्लैट इज गुड, क्योंकि लोग कहते हैं परसेप्शन बिल्डिंग, तो वो बनाने में वक्त लगा। 2 से 3 साल के अंदर इतना बना कि आप देख सकते हो क्या गुड़गांव में उस समय नहीं बनाना था, लेकिन उस समय नोएडा में बनाना, गाजियाबाद में बनाना पड़ा आपको। तो वही अभी ना वो 2 से 3 साल की जर्नी है परसेप्शन बिल्डिंग की। लेकिन जिन्होंने उस समय 20 लाख का फ्लैट खरीदा था 2,000 रुपये स्क्वायर फीट पे, आज वो 20,000, 18,000 रुपये, 15,000 रुपये बिकता है। तो वो अपॉर्चुनिटीज थे, उनको पैसा मिल गया, उन्होंने पैसे कमा लिए। तो ऐसी आज जो टियर 2 सिटीज़ में लगाएगा, जिसने इस चीज़ को विजुलाइज कर लिया है कि रिटर्न इस हिसाब से आएगी, तो आज आपको 60-70 हज़ार रुपये में और वहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है। तो 60-70 हज़ार रुपये प्लॉट क्या होता है, मतलब 100 गज के लिए 60 लाख रुपए का प्लॉट हो गया। गुड़गांव में तो कुछ नहीं मिलेगा, गुड़गांव में तो बुकिंग अमाउंट नहीं है ना।
60 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट नहीं होता ना गुड़गांव में। तो आज वो उतने में वहाँ पर एक प्लॉट लेता है, 5 साल बाद देखेगा वो प्लॉट कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का है, 2-2.5 करोड़ रुपए का। तो आप आरओई देखो क्या है। बट जब तक डेवलपर उसको एजुकेट करेगा तब तक क्या होता है, फार्मर भी एजुकेट हो जाता है, वो लैंड कॉस्ट बढ़ा देता है। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है गुड़गांव में भी। जैसे उनको पता चलेगा डीएलएफ आ गया, लेट्स सपोज डीएलएफ पहुंच गया सोनीपत, अरे डीएलएफ आ गया तो 2 लाख से नीचे नहीं भेजेगा, तो जमीन अपने आप 20 करोड़ को 1 करोड़ हो जाएगी वहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ, जैसे जब आपने बताया भी थोड़ी देर पहले कि 99% लोगों से पूछोगे तो सब डेवलपर को विलेन मानते हैं। उनको लगता है कि यार गुड़गांव में प्रॉपर्टी प्राइस इसलिए बढ़े क्योंकि डेवलपर बहुत ज्यादा मार्जिन खा रहा है। पर आप कह रहे हैं डेवलपर नहीं कमा पा रहे, तो फिर कमा कौन रहा? किसान, जिनकी जमीन है। एक्चुअली क्या ना, देखो जैसे एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होता है ना, अगर आप उनके फाइनेंशियल ईयर्स की रिपोर्ट देखो तो दे आर वेरी मच हैप्पी कि अगर 2 डिजिट्स में उनकी प्रॉफिट मार्जिन पहुंच जाता है, ईबीटा उनका 2 डिजिट में पहुंच जाता है, तो दे आर वेरी मच हैप्पी कि यार भाई रिटर्न बढ़िया आ गई। तो हमने रियल एस्टेट में वो दौर देखा हुआ है जब ईबीटा लोगों का 3-3 फिगर्स में डिजिट्स में जाता था, तो आज 2 डिजिट ना डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन 35-40% इज रीजनेबल गुड। लेकिन अब क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर का नहीं होता, ये पूरे एंड टू एंड प्रोडक्ट साइकिल का होता है। 40% का रिटर्न अगर आपने पूरे प्रोजेक्ट को कमाया 4 साल में डिलीवर, तो आपने 10% ही कमाया साल का एज अ डेवलपर। तो रितेश जी, टियर 2 टियर 3 के बारे में हमने काफी डिस्कशन की, उनके डेवलपमेंट में बात की, तो आपको क्या लगता है गुड़गांव में अभी भी वो पोटेंशियल बचा है? अभी लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सीधा टियर 2 में जाना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? देखो, जिसका बजट कम है उसको तो टियर 2 टियर 3 में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऑफ कोर्स अगर आप एंड यूज़र हो तो आपको गुड़गांव में इन्वेस्ट करना ही करना है। दूसरी चीज़ है कि रियल एस्टेट मार्केट साइक्लिक होते हैं, ऐसा नहीं कि गुड़गांव ने लोगों को रिटर्न्स नहीं दिया, इसने भी लोगों को अच्छे रिटर्न्स दिए। और गुड़गांव महंगा है तभी लोग टियर 2 टियर 3 सिटी में इन्वेस्ट करें। आज रोहतक क्यों महंगा हो रहा है, बहादुरगढ़ सोनीपत क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि आपका गुड़गांव महंगा हो गया या दिल्ली महंगा हो गया, एग्जाम्पल मान के चलो, वो तो कैस्केडिंग इफेक्ट है। ओनली थिंग गुड़गांव क्योंकि अब स्ट्रगलिंग, एक टाइम के बाद ये होगा कि गुड़गांव में जैसे अब डेवलपर्स लोग अच्छे पेमेंट प्लान लाने लग गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियो ने भी दिया था कि यार जस्ट पे 20%, बाकी पोजेशन में, विच इज लाइक 5 years। अभी क्रिसूमी का एक पेमेंट प्लान आया है, क्रिसूमी जैसे डेवलपर का, जहां पर आप 25% दो, 50% सीधा एप्लीकेशन ऑफ ओसी पे देना है आपको। आप पॉइंट को समझो, अगर ऐसे डेवलपर क्यों लेके आ रहे हैं इतना अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान? व्हाट्स द रीजन? मुझे लगता है सारे टॉप डिमांड एंड, हाँ, क्योंकि क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डेवलपर आज के रेट में स्ट्रगल कर रहे माल बेचने में, सप्लाई ज्यादा तो एक्चुअली दूसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये कि जैसे ड्यू टू दिस वॉर जो पिछले 3-4 साल से चल रही है, इसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। वॉर ने तो डाला ही है। नोबडी वांट्स टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। कारण क्या है कि आज आप लोन नहीं लेना चाहते क्योंकि वहाँ पे एक लायबिलिटी आ जाती है ना। तो जैसे अगर मैं हूँ, मुझे अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2-3 साल के अंदर वॉर क्लोज हो सकती है, जो भी चल रही है उनका इम्पैक्ट तो ओवरऑल आ ही रहा है। मतलब अगर आप बात करो तो हर जगह पड़ रहा है, क्रॉस ग्लोब पड़ रहा है। इनफैक्ट हम तो बहुत अच्छी, तो लोगों के पास जैसे मान लो मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं और अगर मेरे को एक्स प्रोजेक्ट समझ में आया और मैं 1 करोड़ डालकर डील में घुसता हूँ और 4 साल बाद मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 4 साल में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और 1 करोड़ रुपये मेरे पास एज अ हाउस होल्ड कैपेसिटी हो गई कि मैं अपने घर को चला सकता हूँ, बिजनेस चला सकता हूँ, और 1 करोड़ की मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। लेकिन अगर यही हो जाएगा कि मेरे को हर साल देना है, मेरे को डेवलपमेंट लिखना है, लोन देना है, तो मैं शायद नहीं लूँगा। तो एक ना ये कस्टमर की भी साइकी है और इससे डेवलपर को फ़ायदा क्या है कि देखो उनका स्टॉक बिक गया, जैसे आपका स्टॉक बिक जाता है तो यू आर एलिजिबल टू गेट बैंक लोन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन मिल जाता है, तो आपको कंस्ट्रक्शन भी नहीं रुकती। भाई मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगने हैं, आपने 200 करोड़ का माल बेच दिया, तो आपने 100 करोड़ लोन ले लिया, तो आपकी बिल्डिंग भी बन रही है। तो ये विन विन सिचुएशन है डेवलपर, बैंक्स और एंड यूजर के लिए। तो डेवलपर का जो मार्जिन है ना वो फिर निकलेगा लास्ट में। बट ये कि डेवलपर ये पता है कि आज मेरा प्रोडक्ट इस पोजीशन पे मैं डिलीवर कर दूंगा। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पेमेंट प्लान आ रहा है। बहुत अच्छा पेमेंट प्लान, पास्ट एक्सपीरियंस से ही सीखा होगा आई थिंक। जाहिर सी बात है, पास्ट एक्सपीरियंस। एक्चुअली पहले क्या होता था कि लोग पैसे मिल जाते थे, अपफ्रंट सबवेंशन आती थी, 80% आ गया। अब वो पहले इसको अकाउंट नहीं होता था, तो वो फंड डेवलपर के पास आया, डेवलपर लगा ये लैंड अच्छी है, लेट मी बाय दिस लैंड, और या डाइवर्सिफाई कर दिया, इस बिजनेस में चले जाता हूँ उसमें, और वो बिजनेस मान लो कहीं रिटर्न नहीं दे पाया तो पैसा तो फंस गया ना। तो जो गवर्नमेंट की जैसे रेरा आ गया है, इसने भी काफ़ी लगाम कसी है डेवलपर्स के ऊपर। और फिर अब ये सबवेंशंस वगैरह बंद कर दिए हैं बैंक ने कि सबवेंशंस अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब डेवलपर ये कि 20-25% दो, उससे क्या होगा, लैंड कॉस्ट नहीं निकलेगी, प्रॉफिट नहीं देगा, एटलीस्ट सुपर स्ट्रक्चर तो आप बना दोगे। बाद में एंड में आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, तो ये सब जो बाद में प्रॉफिट हो जाएगा। देखो ये गुड़गांव में भी क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मार्केट डाउन हुआ है तो कस्टमर को इससे फायदा है कि जो लोग प्रॉपर्टी नहीं ले पाए थे। देखो अगर आपका बजट 1-2 करोड़ का है तो मुझे नहीं लगता गुड़गांव में आपके लिए कभी भी कुछ आना है। इट्स वेरी रेयर कि तो आ जाए तो बात अलग है यार, हर किसी की एस्पिरेशन तो होती है गुड़गांव में रहने की। हाँ,
आप उससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अगर देखो उस रेंज में चीज आ गई थी तो टीयर 2 टीयर सिटी भी इफेक्ट होगी। मैं वही कहना चाह रही थी, लोग तो अभी भी दिल्ली गुड़गांव में ही रहना पसंद करेंगे, मतलब रहना वो फर्स्ट जरूरी टीयर है, 2 पर- विल बी देयर सेकंड ऑप्शन के इतने क्योंकि पैसे बहुत नहीं लोग है। यहाँ के टीयर इन्वेस्ट टू कर रहे हैं, पर मैंने अगर बोला कोई- टीयर 2 अगले 2-3 साल के अंदर इमर्जिंग है। हाँ। इट्स इमर्जिंग मार्केट, मतलब आप उसको बीट नहीं कर सकते उस मार्केट को। जब आज हम गुड़गांव में देखें तो 1 से 2 CR में कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो बुकिंग अमाउंट है गुड़गांव का। इसीलिए भाई अब टीयर 2 जाए तो आई थिंक हमें यू विल गेट द प्लॉट्स, कैस्केडिंग है फिर। बट वहाँ पर भी ग्रुप हाउसिंग की डिमांड नहीं है, वहाँ पे प्लॉट्स की डिमांड है। क्योंकि ग्रुप हाउसिंग बेसिकली कॉर्पोरेट्स प्रेफर ग्रुप हाउसिंग, वहाँ पे भी कॉर्पोरेट्स नहीं है, जॉब्स ग्रुप नहीं हाउसिंग है। हर जगह नहीं चलती है। यस, ग्रुप हाउसिंग तो आपको अभी time लगेगा। वर्किंग कपल लेगा, हाँ। और मतलब जो कहीं से आके जॉब कर रहा है उसको ग्रुप हाउसिंग पसंद है। तो प्लॉटिंग डेवलपमेंट का भी क्रेज है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर। 2 में 2-3 साल में आपको यू विल गेट द बेटर रिटर्न, इन टीयर 5 यू विल गेट द 4 to 5 ईयर एटलीस्ट। बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही आज की हमारी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स विद Thank you, अस। जाने thank से you. पहले छोटे-छोटे 2 क्वेश्चंस करूंगी मैं आपसे। आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा इन्वेस्टर्स और होम बायर्स को? इन्वेस्टर्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या ROI एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अनरियलिस्टिक मत करना। जैसे लोगों को लगता है ना 50, 60, 70%, वो अनरियलिस्टिक है। आप रीजनेबल करो, जैसे 12%, 18%, 20%, तो यू विल गेट इट। आप रियल एस्टेट में कहीं पे भी लगाओगे, प्रोडक्ट को अच्छे से जज करो, लोकेशन को जज करो, वहाँ लगाओ, यू विल गेट इट। मिनिमम इतने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना। ये तो मेरा इन्वेस्टर्स के लिए है। और होम बायर्स के लिए है कि यार आप बिल्डर का बैकग्राउंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी जो लेगेसी है वो इम्पॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं क्या वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको होम बायर्स को देखनी चाहिए। दूसरा सवाल, आज के टाइम पे एक स्मार्ट रियल एस्टेट डिसीजन लेने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए किसी का भी? रियल एस्टेट में एक ही माइंडसेट चलता है कि जब अपॉर्चुनिटी मिले तब आपको रियल एस्टेट खरीद लेना चाहिए। और जब patience पैसे हो- रखना चाहिए। जब पैसे हो तो आप रियल एस्टेट ले लो और वेट करो। कि पैसे रियल एस्टेट में लोग कमाते हैं, एंड ऑफ द लेगेसी वहीं बनती है। मैं सोनल आपसे फिर मिलती हूँ एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।